The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. केमिकल काइनेटिक्स के इस कोर्स को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पार्ट ए के अंदर हमने पढ़ी थी काइनेटिक्स ऑफ सिंपल रिएक्शन, पार्ट बी में हमने पढ़ी थी काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। उसके बाद पार्ट सी को स्टार्ट किया था। पहली थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी आर्हेनियस की थ्योरी, और लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था गार्डनर के कंसेप्ट को। आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे आखिर गार्डनर कंसेप्ट के हिसाब से आप लोग एक्टिवेशन एनर्जी को और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर को कैसे निकाल सकते हो। तो क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इंट्रो। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is a lecture number 20 of chemical kinetics. 19 lectures already upload कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है RJ Academy के YouTube चैनल के ऊपर। अगर नहीं देखी है तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि आखिर गार्डनर के कंसेप्ट को आप लोग क्यों पढ़ते हो। आज इस क्लास को बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करेंगे, तो टाइम को बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने गार्डनर कंसेप्ट को। सबसे पहली लाइन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, इनहेरेंट असम्पशन दैट EA एंड A आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मैंने आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था, एक बार उन बातों को भी दोबारा से कर लेते हैं ताकि आपको जल्दी से पता चल जाए कि हम लोग यहाँ पर क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो बहुत फास्ट मोड में दूंगा मैं आपको यहाँ पर इस इंट्रोडक्शन को। आर्हेनियस इक्वेशन के हिसाब से आपको पता है कि जो आपका ln k है वो आपका ln a माइनस के EA अपॉन में RT के बराबर होता है। यानी कि जो आपका ग्राफ है ln k और आपका EA 1/t के बीच में, वो आपका स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था। कुछ रिएक्शंस के लिए वो स्ट्रेट लाइन आया भी, लेकिन कुछ रिएक्शंस के अंदर वो थोड़ा सा क्या हो गया, डेविएट हो गया। डेविएट होने लगा बिल्कुल एक्सट्रीम एंड के ऊपर, और कुछ इस टाइप से आपको डेविएशन देखने को मिले। अगर आपको इस डेविएशन को जस्टिफाई करना है तो आपके पास एक नई टाइप की इक्वेशन होनी चाहिए थी रेट कांस्टेंट की, जिसके अंदर आपका एक्टिवेशन एनर्जी और आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर टेम्परेचर डिपेंडेंट होना चाहिए था। यानी कि जो आपके पास कुछ फॉर्म होती है एक्टिवेशन आपके पास रेट कांस्टेंट इक्वेशन की, इस इक्वेशन को कुछ इस टाइप का होना चाहिए था, k इज इक्वल टू a t रेज टू द पावर n e रेज टू द पावर माइनस e अपॉन में RT। और जो भी ये फॉर्म होती है इसको हम क्या करते हैं, रिलेट करते हैं इससे, और यहां से क्या निकाल लेते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को भी निकाल लेते हैं और एक्सपोनेंशियल फैक्टर को भी निकाल लेते हैं। अगर आप लोग इस टाइप की इक्वेशन को इससे रिलेट करोगे और यहां से आप लोग निकालोगे एक्टिवेशन एनर्जी को और अपने पे एक्सपोनेंशियल फैक्टर को, तो वो दोनों ही चीज आपके पास क्या आती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट आती है। E आपका आएगा E प्लस nRT, A आपका आएगा A t रेज टू द पावर n E रेज टू द पावर n। यहां पर भी t रहेगा, यहां पर भी t रहेगा, यानी कि दोनों के आपके पास टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये सारी बातें की थी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज प्रूव करेंगे कि जो आपका EA है वो आपका E प्लस nRT कैसे है, जो आपका A है वो आपके पास A t रेज टू द पावर n E रेज टू द पावर n कैसे है। सबसे पहले लाइन पढ़ते हैं दोबारा से यहाँ पर, इनहेरेंट असम्पशंस दैट EA एंड A आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बट दिस assumption is not valid for all chemical reactions। कुछ केमिकल रिएक्शंस के लिए हमने माना कि आपके पास जो ग्राफ आया वो डेविएट कर रहा है। इस चीज को आप लोग तभी जस्टिफाई कर सकते हो जब आपका EA और आपका जो A है वो कैसा हो जाए, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाए। फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन द प्लॉट ऑफ ln k वर्सेस 1/t गिव्स a straight line with negative slope, but there are many reaction in which graph of ln k versus 1/t deviates from linearity, means non arrhenius behavior exists। उसके बाद जो आपका प्लॉट है मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, प्लॉट ऑफ ln k वर्सेस 1/t gives curve representation generally at the extremum। यानी कि एक्सट्रीम एंड के ऊपर आके वो क्या कर रहा है, डेविएट कर रहा है। कुछ इस टाइप का डेविएशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका स्लोप बस क्या होता है, स्लोप बस यहाँ पर होगा माइनस का EA अपॉन में R। स्लोप नेगेटिव है, अगर आपके पास यहाँ पर स्लोप डेविएट कर रहा है तो ऑब्वियसली आपका EA भी डेविएट होना चाहिए। ये डेविएट क्यों कर रहा है, क्योंकि आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी कि जो आपका EA है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होना चाहिए, राइट। अगर आप लोग टेम्परेचर को इंडिपेंडेंट दिखा दोगे तो आपका जो आर्हेनियस फैक्टर है वो भी आपका टेम्परेचर पर डिपेंडेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। प्रूव करते हुए आप लोग इस चीज को भी देख पाओगे। इट मींस दैट EA इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड इट रिक्वायर्स प्री एक्सपोनेंशियल A टू बी टेम्परेचर डिपेंडेंट, सो टेम्परेचर टर्म शुड बी इंक्लूडेड इन द इक्वेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। आपके पास जो रेट कांस्टेंट के अंदर एक्सपोनेंशियल वाली टर्म थी उसके अंदर ही टेम्परेचर था। ये कंसेप्ट आपके पास कह रहा है कि आपको टेम्परेचर आगे भी चाहिए ताकि आप लोग दिखा सको कि आपके पास जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है वो भी आपके पास क्या हो जाए, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाए। आप कह रहे हो कि जो आपका EA है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होना चाहिए, इस ग्राफ से आपने बोल दिया। उसके बाद के आपके पास क्या होता है, A इंटू में E रेज टू द पावर माइनस EA अपॉन में RT। तो एक्टिवेशन एनर्जी तो कहां पर आती है आपके पास, एक्सपोनेंशियल के अंदर ही आती है। अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है तो A को भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हो कि A भी क्या हो जाए, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाए, तो आपके पास यहां पर एक्सपोनेंशियल से पहले भी T का फैक्टर आना चाहिए। तो उसके बाद इन सभी कंक्लूजन से आपके पास एक फॉर्म बनती है जिसका आप लोग यूज करते हो सभी थ्योरीज के अंदर। फॉर्म मैंने यहां पर लिखी हुई है कि आपका इस फॉर्म का आगे जाकर
होने वाला है ए टी रेज टू द पावर एन ई रेज टू द पावर माइनस ई अपॉन में आर टी। जो भी फॉर्म गिवन होगी उसको डायरेक्ट कंपेयर करेंगे आर्हीनेस इक्वेशन से, वहां से अपनी एक्टिवेशन एनर्जी को निकालेंगे और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर को निकालेंगे। सेम उसी तरीके से यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको डिराइव करेंगे। मॉडर्न थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट फॉलोज द रेट इक्वेशन दैट इंक्लूड टेम्परेचर टर्म इन प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर एज। इक्वेशन यहां पर लिखी हुई है, टेम्परेचर टर्म आ गई है आपके पास एक्सपोनेंशियल से पहले, यानी कि आपके पास यहां पर क्या होता है, कुछ ना कुछ आर्हीनेस फैक्टर होता है और वहां पर हमें टेम्परेचर के टर्म को ला दिया है। उसके बाद यहां पर हमने क्या कह दिया, माइनस ई अपॉन में आर टी। कंपेयर करेंगे तो आपका ये जो ई है वो भी आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट आ जाएगा। सबसे पहले प्रूव करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। कैसे प्रूव करोगे, इक्वेशन आपके सामने है, मैंने क्या कर दिया, लोग ले लिया। लो क्या हो जाएगा आपके पास, ln k इज इक्वल टू ln a प्लस ln t रेज टू द पावर n माइनस ई अपॉन में आर टी। उसके बाद मैंने क्या किया है, पावर को मैंने आगे कर दिया है, बेसिक लॉ की प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं। ln a क्या है आपके पास, यहां पर कांस्टेंट है, टेम्परेचर के ऊपर है, पावर आपके पास आगे आ जाती है। प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, ln k इज इक्वल टू ln a प्लस पावर आगे n ln t माइनस ई अपॉन में आर टी। फिर मैंने क्या किया, इसको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। ए आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफरेंशिएट करके आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। ये क्या आपके पास डी बाई डी टी ऑफ ln a, n बाहर था आपके पास डी बाई डी टी ऑफ ln t माइनस का ई अपॉन आर बाहर आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ 1 बाई टी, राइट। उसके बाद क्या करूंगा मैं, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ए कांस्टेंट ln a कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये क्या हो गया आपके पास 0 हो गया। पावर बाहर ही थी, ln t का क्या होता है आपके पास 1 बाई टी होता है। उसके बाद ई बाय आपके पास बाहर था, इसका क्या हो जाएगा माइनस का 1 बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, क्या बन जाएगा पास यहाँ पर आके प्लस बन जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी डी बाई डी टी ऑफ ln k इज इक्वल टू n बाई टी प्लस ई अपॉन में आर टी का स्क्वायर। इसको मैं यहाँ पर नेम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता है आर्हीनेस इक्वेशन से कि जो आपका डी ln k बाई डी टी होता है ये आपका ई अपॉन में आर टी स्क्वायर होता है। तो जो फॉर्म निकली है उसको डायरेक्ट यहाँ पर कंपेयर करना पड़ेगा। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 भी क्या मिल जाएगा कि जो आपका ई अपॉन में आर टी स्क्वायर है किसके बराबर है, ये n बाई टी प्लस ई अपॉन में आर टी स्क्वायर के बराबर है। क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या है, डी बाई डी टी ऑफ ln k इधर भी है, यहाँ पर भी क्या है डी बाई डी ln k बाई डी टी है। अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों को क्या होना पड़ेगा, आपस में बराबर होना पड़ेगा। यानी कि ई अपॉन में आर टी स्क्वायर बराबर हो गया n बाई टी प्लस ई अपॉन में आर टी स्क्वायर से। अब कुछ नहीं करना है, राइट हैंड साइड में मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम में खोलोगे आर टी स्क्वायर से आर टी स्क्वायर कट जाएगा, क्या बन जाएगा, ई इज इक्वल टू एन आर टी प्लस में ई इज इक्वल टू ई प्लस एन आर टी। आपके एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर क्या आ गया, टेम्परेचर की टर्म आ गई। इसका मतलब आपका एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया। अब बात करते हैं कि कैसे आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी क्या हो जाने वाला है, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाने वाला है। तो आपने वैल्यू निकाली है, आपके पास यहाँ पर क्या निकल कर आ गया, ई इज इक्वल टू ई प्लस में एन आर टी। यहाँ पे आपको क्या निकल जाएगा, जो आपका ई है वो क्या है आपके पास, ई माइनस का एन आर टी है। फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने क्या थी, आपके सामने लिखी हुई थी k इज इक्वल टू ए टी रेज टू द पावर n ई रेज टू द पावर माइनस ई अपॉन में आर टी। अब कुछ नहीं करूंगा, जो ई की वैल्यू मेरी यहाँ से निकली है, इस ई की वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर पुट कर दूंगा। वैल्यू को पुट किया हुआ है ई ए माइनस का एन आर टी। उसके बाद एक्सपोनेंशियल को मैंने खोल दिया, यानी कि एक्सपोनेंशियल को मैंने क्या कर दिया, ई ए बाई आर टी के साथ भी कर दिया और एन आर टी बाई आर टी के साथ भी कर दिया। कुछ इस टाइप का आपके पास यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी, ए टी रेज टू द पावर n, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ई रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी बन जाएगा, इनटू में क्या बन जाएगा, ई रेज टू द पावर प्लस एन आर टी बाय आर टी बन जाएगा। तो आर टी से आर टी कट जाएगा, क्या बच जाएगा बाहर, ई रेज टू द पावर n बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, ई रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी बच जाएगा। इस कॉन्स्टेंट निकल कर आएगा, ये इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर बाहर लिख दिया, क्या बन जाएगा, ए टी रेज टू द पावर n ई रेज टू द पावर n ई रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। डायरेक्ट कंपेयर करूंगा आर्हीनेस इक्वेशन से, यानी कि जो आपका ए है वो आपके इसके बराबर होना चाहिए। यानी कि जो आपका एक्सपोनेंशियल फैक्टर है वो आपके पास क्या निकल कर आ गया, वो भी आपके पास टेम्परेचर डिपेंडेंट निकल कर आ गया। इसके अंदर भी क्या आ गया, आपके पास टेम्परेचर वाली टर्म निकल कर आ गई। n यहाँ पर कोई नंबर होता है, ये आपके पास अलग अलग होगा अलग अलग थ्योरी के अंदर, और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर आपके पास n की कोई भी वैल्यू हो सकती है। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, अब यहाँ से आगे आप लोग केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ना चाहते हो तो आपको स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स पूरी पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स को इतने लेक्चर्स तक फॉलो किया है तो प्लीज आप लोग यहाँ पर हल्का सा पोज लो। अब आपको पढ़ना है पहले स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स ऑलरेडी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर, एक लेक्चर बचा हुआ है, जल्दी ही वो भी अपलोड हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पर आपको आई बटन दे दूंगा प्लेलिस्ट की, तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स की आप प्लेलिस्ट को पहले पूरा देख लो, उसके बाद ही आप लोग प्लीज केमिकल काइनेटिक्स को यहाँ से आगे कंटिन्यू शुरू करना। जो छोटी सी बात
बात मैंने यहाँ से बताई, यहाँ से आपका क्या निकल कर आ गया, जो आपका a निकला है ये आपका बराबर हो गया है a_t⁻n इंटू में e⁻n। तो ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। और जो फॉर्मूला आपके पास ऊपर निकल कर आया था, जो आपके पास e था, वो आपके पास एक्टिवेशन कितने थे, आपके पास e प्लस में nRT थी। ये दोनों फॉर्मूले आपको यहाँ से याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले याद हो गए तो क्वेश्चंस आपके विद इन 10 सेकंड में हो जाएंगे। नहीं याद है तो आपको फिर से करना पड़ेगा, अपनी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसके बाद कंपेयर करोगे, फिर आंसर निकालोगे, तो आपके पास टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो फॉर्म आपके सामने है k इज इक्वल टू a_t⁻n e⁻−e/RT। और इसी टाइप की आपको इक्वेशन गिवन होगी एग्जाम के अंदर, और आपको इस इक्वेशन से लिखना पड़ेगा कि आपका एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या है और आपका एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। जैसे कि आपको क्वेश्चन के अंदर क्या मिल सकता है, आपको मिल सकता है कि जो आपका k है वो आपका क्या बराबर गिवन है, k(t⁻½ e⁻e⁻⁻RT। और आपसे पूछा जाए कि आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, गेट के अंदर आ भी चुका है, नेट के अंदर आ भी चुका है, दोबारा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता, राइट फॉर्मूला नहीं पता, तो आपको पूरी चीज़ें दोबारा से लगानी पड़ेगी। लेकिन आपको ये 3 चीज़ें याद है, आपको पता है कि अगर आपके पास कोई इस फॉर्म की इक्वेशन होगी तो यहाँ से जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी वो क्या होता है, E प्लस में nRT होता है। यानी कि एक्सपोनेंशियल के पास यहाँ पर जो भी E लिखा हुआ है उसके अंदर क्या कर दो, पावर इंटू में RT लगा दो। टेम्परेचर के ऊपर जो पावर है, पावर को मल्टीप्लाई कर दो RT के साथ और उसको ऐड कर दो। एक्सपोनेंशियल क्या बन जाएगा, जो भी आपके पास यहाँ पर स्टार्टिंग में गिवन है उसका क्या कर दो, e⁻n को मल्टीप्लाई कर दो। डिराइव कैसे हुए हैं फॉर्मूलेज ये आपको पता है, लेकिन अब आपको यहाँ पर इसका डायरेक्ट यूज करना है। जैसे कि ये फॉर्मूला वो गिवन है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है आपके पास 1/2 है, और आपसे क्या पूछ लिया जाए, मान लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी पूछा जाता है। एक्सपोनेंशियल के ऊपर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, E0 लिखा हुआ है, तो E0 के अंदर t के ऊपर जो पावर है उसको साथ में RT के मल्टीप्लाई करके क्या कर दो, आप लोग ऐड कर दो, आपकी डायरेक्ट एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगी। अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या है, तो कुछ नहीं करना है, जो भी यहाँ पर स्टार्ट में टर्म लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, k लिखी हुई है, t की पावर हाफ लिखी हुई है, इसके साथ e⁻n को भी मल्टीप्लाई कर दो। n यहाँ पर क्या है 1/2 है, यानी कि e⁻1/2 को भी मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका क्या बन जाएगा, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बन जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मैंने एग्जांपल लिया हुआ है k = a(t⁻³ e⁻⁻RT। n की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पर 3 है, तो आपके पास यहाँ पर जो एक्टिवेशन क्या बन जाएगा, वो जो भी आपके पास यहाँ पर गिवन है, क्या गिवन है, E गिवन है, E प्लस में जो पावर है, पावर को आगे लगा लो, RT से मल्टीप्लाई कर दो और क्या कर दो, ऐड कर दो। जो आपके पास यहाँ पर आर्हीनियस का एक्सपोनेंशियल वो क्या बन जाएगा, पास जो भी स्टार्टिंग में गिवन है AT³ तो गिवन था, उसका क्या लगाना आपको, e⁻n लगाना है। n क्या है 3, यानी कि e⁻3 आपको लगाना है। क्वेश्चन देख सकते हो, CSIR नेट 2015 के अंदर इंट्रोडक्शन हो चुका है, गेट के अंदर पहले आया था, नेट के अंदर बाद में आ गया, और दोबारा आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस टाइप के क्वेश्चंस के। क्वेश्चन क्या है, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट इज गिवन बाय k इज इक्वल टू a(t⁻2 e⁻⁻e⁻RT द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज। तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी क्या, आप तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फैक्टर को भी निकाल सकते हो। कैसे निकालते हो इसको, जो भी पावर में गिवन है, कितना गिवन है, E0 गिवन है, E0 को लिख लो। उसके बाद t के ऊपर पावर क्या है, यहाँ पर पावर क्या है 2 है, तो पावर को मल्टीप्लाई किससे करना होता है, RT से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि E0 + 2RT इसका आंसर है। ऑप्शन सी देखते ही टिक हो जाएगा 10 सेकंड के अंदर, अगर आपको सारी बातें याद रही तो। बातें याद तभी रहेंगी जब आप लोग अपने साथ नोट्स रखोगे, साथ साथ नोट्स बनाओगे, उसको साथ साथ रिवाइज करते रहोगे। तो केमिकल काइनेटिक्स बहुत ज़्यादा कवर हो चुका है, नोट्स बनाकर रखो, सारे फॉर्मूले साथ साथ रिवाइज करो। कैसे याद करते हैं फॉर्मूलेज को वो भी आपको बताना चाहिए, मैंने हर फॉर्मूले के साथ वो बताने की भी कोशिश की है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने यहाँ से कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहाँ पर कोई नया लेक्चर अपलोड करूँ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप RJ Academy को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, या फिर पेटीएम कर सकते हो। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।